नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। किसानों की बैंक कही जाती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक द्वारा म्यूचुअल फंड में किए गए 700 करोड़ रुपए के निवेश को लेकर बीते कई दिनों से जिले में जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है और हंगामे की मुख्य वजह इस निवेश की एवज में बैंक द्वारा अदा किए गए 3,39,23,319 रुपए का ब्रोकरेज है, जिसे लेकर बैंक की ऑडिट रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह ब्रोकरेज बैंक के अधिकारियों व कर्मचारियों तथा म्यूचुअल फंड ब्रोकर्स द्वारा आपसी मिलीभगत कर अदा किया गया और इस जरिए बैंक के साथ जालसाजी की गई। इस ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर सहकारी बैंक पर नियुक्त प्रशासक की शिकायत के चलते मंगलवार 15 जून यानी आज सिटी कोतवाली पुलिस थाने द्वारा बैंक के तत्कालीन व्यवस्थापक जय सिंह चिमनाजी राठौड़ सहित कुल 11 लोगों के खिलाफ जालसाजी व धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया गया। नामजद किए गए आरोपियों में राठौड़ सहित बैंक के 4 अन्य तत्कालीन कर्मचारी व 6 ब्रोकर का समावेश है। 18 फरवरी 2021 को बैंक के संचालक मंडल का कार्यकाल खत्म होने के चलते सहकार आयुक्त सहकारी संस्था पुणे द्वारा बैंक के संचालक मंडल को बर्खास्त करते हुए यहाँ पर प्रशासक की नियुक्ति की गई थी। इससे पहले यहाँ पर सहकार विभाग के सतीश भोसले बतौर प्रशासक नियुक्त थे। वहीं अब उनके स्थान पर जिला उप निबंधक संदीप जाधव बतौर प्रशासक नियुक्त हैं। प्रशासक सतीश भोसले द्वारा अपने कार्यकाल में की गई जांच में पाया गया था कि आरबीआई द्वारा 14 जुलाई 2016 को जारी परिपत्र के अनुसार बैंक के दैनंदिन व्यवहार में अतिरिक्त रहने वाली निधि नॉन एसएलआर के तहत पिछले आर्थिक वर्ष के 31 मार्च को रहने वाली कुल जमा के 10% तक किसी बाहरी वित्तीय संस्था में निवेश की जा सकती है, किंतु इसकी बजाय बैंक द्वारा करीब 34% तक निवेश किया गया था। यह बात ध्यान में आने पर तत्कालीन संचालक मंडल द्वारा इस पूरे निवेश का CAP एंड कंपनी नामक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के मार्फत ऑडिट करवाया गया। 12 अप्रैल 2021 को प्राप्त हुई ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया कि नॉन एसएलआर की निधि का म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय ब्रोकर का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए था, किंतु बैंक के तत्कालीन अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा यह रकम ब्रोकर के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश की गई और इसके लिए 3,39,23,319 रुपए का ब्रोकरेज भी अदा किया गया, जिसके लिए बैंक के अधिकारियों, कर्मचारियों और ब्रोकरों ने आपसी मिलीभगत करते हुए बैंक के नाम की फर्जी मुहर तैयार की और फर्जी हस्ताक्षर करते हुए बैंक के साथ 3 करोड़ से अधिक रुपयों की जालसाजी की। यह मामला ध्यान में आते ही तत्कालीन प्रशासक सतीश भोसले ने तुरंत ही इस ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई और कोतवाली थाना पुलिस ने आर्थिक अपराध शाखा के साथ मिलकर मामले की जांच पड़ताल शुरू की। जिसके बाद मंगलवार 15 जून को बैंक के तत्कालीन मैनेजिंग डायरेक्टर जय सिंह चिमनाजी राठौड़, कर्मचारी नीलखंड जगताप, सुधीर चांदूरकर, राजेंद्र गणेश राव कड़ू, रोहिणी सुभाष चौधरी तथा शेयर व म्यूचुअल फंड ब्रोकर अजितपाल हरिसिंह मोंगा, नीता राजेंद्र गांधी, पुरुषोत्तम रेड्डी, शोभा मधुसूदन शर्मा व शिवकुमार गोकुलदास गट्टानी सहित राजेंद्र मोतीलाल गांधी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। जिला मध्यवर्ती बैंक में हुई इस आर्थिक गड़बड़ी और हेराफेरी को लेकर सबसे पहले मंडल न्यूज द्वारा ही मामला प्रकाश में लाया गया था और इसे लेकर समय समय पर सिलसिलेवार ढंग से विस्तृत समाचार प्रसारित किए गए थे, जिसके बाद इस मामले को लेकर पुलिस एवं सहकार क्षेत्र पर जबरदस्त दबाव बना और मामले की जांच आगे बढ़ी। किसानों की गाढ़ी कमाई के 700 करोड़ रुपए के निवेश और इस निवेश के नाम पर 3.25 करोड़ रुपयों से अधिक का कमीशन अदा किए जाने के मामले को मंडल न्यूज द्वारा बेहद गंभीरता से लिया गया था और इस मामले की तह तक जाने हेतु सतत प्रयास जारी रखे गए थे। इसी का परिणाम है कि यह मसला लगातार चर्चा में बना रहा और अब इस मामले को लेकर 11 लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा अपराध दर्ज किया गया है। विगत माह उजागर हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी और कालाबाजारी मामले के मुख्य आरोपी डॉक्टर पवन मालूसरे ने अंततः खुद स्थानीय जिला व सत्र न्यायालय के सामने उपस्थित होकर आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद अदालत ने डॉक्टर पवन मालूसरे को न्यायिक हिरासत के तहत जेल रवाना कर दिया है। साथ ही इसकी सूचना शहर पुलिस को भी दी गई। ऐसे में अब शहर पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा कल अदालत में आवेदन करते हुए डॉक्टर पवन मालूसरे की पुलिस कस्टडी रिमांड हेतु मांग की जाएगी। पिछले महीने 12 मई को एक गुप्त सूचना के आधार पर CP डॉक्टर आरती सिंह के विशेष पथक और अपराध शाखा के दल ने चपरासीपुरा चौक में जाल बिछाते हुए सुपर कोविड अस्पताल के वार्ड बॉय शुभम सोनटक्के व शुभम किल्लेकर को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। इन दोनों की निशानदेही पर सुपर कोविड अस्पताल के मैनेजमेंट प्रमुख डॉक्टर अक्षय मधुकर राठौड़ तथा सुपर कोविड अस्पताल की नर्स पूनम भीमराव सोनोने को भी रेमडेसिविर इंजेक्शन के वॉयल सहित हिरासत में लिया गया। पश्चात इस रैकेट का कनेक्शन MIDC रोड स्थित संजीवनी कोविड हेल्थ सेंटर से जुड़ा, जहाँ के लैब असिस्टेंट अनिल पिंजरकर के पास से रेमडेसिविर के 4 इंजेक्शन जब्त किए गए। वहीं संजीवनी कोविड हेल्थ सेंटर पर छापा मारे जाने के बाद इस सेंटर के
संचालक डॉक्टर पवन दत्तात्रेय मालूसरे के पास से भी रेमडेसिविर के 2 इंजेक्शन बरामद हुए। उस समय रेमडेसिविर इंजेक्शन का वितरण जिला सामान्य अस्पताल द्वारा सीएस एवं जिलाधीश की देखरेख के तहत हुआ करता था और इस मामले में लिप्त लगभग सभी लोग सरकारी स्वास्थ्य सेवा से जुड़े थे, जिसमें से डॉक्टर पवन मालूसरे तिवसा उप जिला अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर के तौर पर तैनात थे, जिन्हें जांच के बाद इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड माना गया। उस समय सभी आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने उन्हें न्यायालय में तो पेश किया था, किंतु उनकी पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग ही नहीं की थी। ऐसे में न्यायालय ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेजने के आदेश दिए थे। इन आरोपियों में से अनिल पिंजरकर की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसे पुलिस की निगरानी में क्वारंटाइन किया गया था। इस मामले को लेकर काफी हो हल्ला मचने के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों के लिए पुलिस कस्टडी की मांग की, लेकिन तब तक डॉक्टर पवन मालूसरे व नर्स पूनम सोनोने न्यायिक हिरासत से बाहर आकर फरार हो गए थे। वहीं अन्य आरोपियों को पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की थी। इस दौरान डॉक्टर पवन मालूसरे लगातार स्थानीय अदालत से अग्रिम जमानत प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे और 2 दिन पहले ही उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्थानीय अदालत द्वारा खारिज की गई, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि डॉक्टर पवन मालूसरे द्वारा नागपुर हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत हेतु याचिका दायर की जाएगी। लेकिन आश्चर्यजनक ढंग से डॉक्टर पवन मालूसरे ने मंगलवार को स्थानीय अदालत के सामने पहुंचकर खुद आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद अदालत द्वारा इसकी जानकारी पुलिस को देने के साथ ही डॉक्टर पवन मालूसरे को न्यायिक हिरासत के तहत सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। सबसे उल्लेखनीय बात यह रही कि डॉक्टर पवन मालूसरे को सेंट्रल जेल भेजने से पहले उनकी मेडिकल जांच करने हेतु उन्हें पुलिस निगरानी के तहत जिला सामान्य अस्पताल में भेजा गया। लेकिन हैरत वाली बात यह रही कि डॉक्टर पवन मालूसरे को यहां पर पुलिस वाहन में लाने की बजाय उनके अपने निजी वाहन में लाया गया। इस समय जिला सामान्य अस्पताल परिसर में कई मीडिया कर्मी उपस्थित थे और इस बारे में मीडिया कर्मियों द्वारा मौके पर उपस्थित पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ की गई, जिसके तुरंत बाद पुलिस अधिकारियों द्वारा डॉक्टर पवन मालूसरे के निजी वाहन को यहाँ से हटा दिया गया और डॉक्टर पवन मालूसरे की यहाँ से वापसी पुलिस के वाहन में सेंट्रल जेल के लिए की गई। गत रोज राज्य के शिक्षा संचालनालय द्वारा राज्य के सभी विभागीय शिक्षा उपसंचालकों तथा प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा अधिकारियों के नाम पर एक परिपत्रक जारी करते हुए वर्ष 2021-2022 के नए शैक्षणिक सत्र हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि विदर्भ क्षेत्र को छोड़कर राज्य के अन्य सभी क्षेत्रों में 15 जून से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। वहीं विदर्भ क्षेत्र में 28 जून से नए शैक्षणिक सत्र का प्रारंभ होगा। इन तारीखों से शालाओं में कक्षा 1 से 9वीं तथा कक्षा 11वीं के 50% शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। वहीं कक्षा 10वीं व कक्षा 12वीं के सभी शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है। इस बात से अंदाजा लगाया जा रहा है कि संभवतः बड़ी तेजी से अनलॉक की ओर आगे बढ़ रहे महाराष्ट्र में शैक्षणिक सत्र का प्रारंभ होते ही कक्षा 10वीं व 12वीं की कक्षाओं में पढ़ाई लिखाई का प्रत्यक्ष कामकाज शुरू कर दिया जाएगा। कोविड संक्रमण की दूसरी लहर का असर और बीमारी का कहर कम होने के साथ ही विगत 7 जून से समूचे राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसके तहत तीसरी श्रेणी में रहने वाले अमरावती जिले को कुछ सीमित छूट दी गई थी। वहीं अब अमरावती जिले में पॉजिटिविटी रेट के और अधिक घटने तथा संक्रमण का असर कम होने के चलते छूट का दायरा बढ़ाया जा रहा है। इसके तहत कल बुधवार 16 जून से अमरावती शहर सहित जिले को अनलॉक में और भी अधिक छूट व सहूलियत दिए जाने की घोषणा की गई है। इसे लेकर जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा मंगलवार 15 जून की दोपहर एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि अब शहर सहित जिले में जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों के साथ साथ सभी तरह के व्यापारिक प्रतिष्ठान व आस्थापनाएं रोजाना सुबह 7 से शाम 7 बजे तक नियमित तौर पर खुले रह सकेंगे और अब शनिवार और रविवार को किसी भी तरह के वीकेंड लॉकडाउन का पालन नहीं करवाया जाएगा। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों व मैदानों पर रोजाना सुबह 5 से शाम 7 बजे तक वॉकिंग, जॉगिंग व मैदानी खेलों को अनुमति दी गई है। सभी सरकारी व निजी कार्यालयों को पूरी क्षमता के साथ काम करने की छूट देने का भी आदेश जारी किया गया है। वहीं निजी कोचिंग व ट्यूशन क्लासेस, जिम, लाइब्रेरी व प्रशिक्षण संस्थाओं को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक खुले रहने की छूट दी गई है। हालांकि इन आस्थापनाओं में अधिकतम 50% क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दी गई है और 2 बैच के बीच आधे घंटे का अवकाश रखना होगा, जिसके दौरान सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। इसके अलावा मंगल कार्यालय व लॉन में वर वधु सहित अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति के साथ विवाह समारोह आयोजित किए जा सकेंगे, लेकिन इसके लिए प्रशासन से पहले अनुमति लेनी होगी और शाम 5 बजे से पहले विवाह समारोह निपटाना होगा। वहीं अंतिम संस्कार में 20 लोगों को उपस्थित रहने की छूट होगी। विगत लंबे समय से बंद पड़े टॉकीज, मल्टीप्लेक्स व नाट्यगृहों को 25% आसन क्षमता के साथ शाम 5 बजे तक खुलने की छूट इस नए आदेश में दी गई है, लेकिन स्कूल व कॉलेज अगले आदेश तक पूरी तरह से बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने की छूट रहेगी। सार्वजनिक वाहन सेवा को पूर्ण आसन क्षमता के साथ यात्री यातायात शुरू करने की अनुमति दी गई। हालांकि इस दौरान किसी भी यात्री को वाहन में खड़े रहकर यात्रा करने की छूट नहीं रहेगी। वहीं माल ढुलाई को पूरा समय कोविड नियमों का पालन करते हुए काम करने की छूट दी गई है। निजी वाहनों से अंतर जिला यात्रा की छूट रहेगी, लेकिन 10% से अधिक पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों में आने जाने हेतु ई पास को अभी आवश्यक किया गया है। इसके अलावा उद्योग एवं उत्पादन क्षेत्र में कोविड नियमों का पालन करते हुए पूरा समय काम करने की छूट दी गई है। छूट संबंधी उपरोक्त आदेश जारी करने के साथ ही जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा कहा गया कि इस दौरान कोविड संबंधित प्रतिबंधात्मक नियमों का बेहद कड़ाई के साथ पालन करना अनिवार्य किया गया है और अगर कहीं पर भी नियमों का उल्लंघन होता पाया जाता है तो संबंधितों के खिलाफ दंडात्मक व कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इससे पहले कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए जिलाधीश द्वारा आदेश जारी किया गया था कि खरीदी बिक्री पंजीयन कार्यालय में संपत्ति खरीदी बिक्री के कार्य हेतु आने वाले लोगों सहित प्रॉपर्टी ब्रोकरों के लिए अपनी RT-PCR टेस्ट करवाना अनिवार्य रहेगा। किंतु अब कोविड संक्रमण की रफ्तार और खतरा काफी हद तक कम हो गए हैं, जिसके चलते अनलॉक को लेकर नए आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें इस अनिवार्यता को भी शिथिल कर दिया गया है। इस बारे में जिलाधीश शैलेश नवाल ने बताया कि पहले जहां खरीदी बिक्री कार्यालय में आने वाले लोगों के लिए अपनी RT-PCR टेस्ट करना अनिवार्य किया गया था, वहीं अब इसे ऐच्छिक कर दिया गया है। किंतु यदि यहां आने वाले सभी लोग अब भी अपनी RT-PCR टेस्ट करवाते हैं तो इसमें कोई बुराई या नुकसान नहीं है, बल्कि यह अपने सहित अन्य लोगों की सुरक्षा के लिहाज से ज्यादा ठीक रहेगा। इस समय जिलाधीश नवाल ने यह भी कहा कि सरकार द्वारा विगत 1 जून को जारी किए गए आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि विभिन्न धर्म स्थलों को कोविड प्रतिबंधात्मक उपाय योजनाओं का पालन करते हुए खोलने के बारे में अनुमति दी जा सकती है, किंतु इसके लिए संबंधित धर्म स्थलों और प्रार्थना स्थलों का संचालन करने वाले ट्रस्टियों को तमाम नियमों का पालन करने की शर्त पर अपने स्तर पर निर्णय लेना होगा। ऐसे में अब सभी धार्मिक स्थल और प्रार्थना स्थल खोले जा सकते हैं, हालांकि वहां पर एक साथ बहुत अधिक लोगों की भीड़भाड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संचारबंदी अब भी लागू है। विगत दिनों मुंबई हाईकोर्ट ने जिले की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र व जाति वैधता प्रमाण पत्र को फर्जी करार देते हुए खारिज कर दिया था। साथ ही 6 सप्ताह के भीतर दोनों प्रमाण पत्रों को जाति वैधता जांच समिति के समक्ष सरेंडर करने हेतु कहा था। ऐसे में इस मामले में राहत पाने हेतु सांसद नवनीत राणा सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की तैयारी कर रही है, किंतु इस समय सुप्रीम कोर्ट में अवकाश चल रहा है और जुलाई माह के पहले सप्ताह में कोर्ट खुलेगा। ऐसे में अपील करने को लेकर तमाम आवश्यक दस्तावेज तैयार करने और अपने वकीलों के साथ चर्चा करने हेतु सांसद नवनीत राणा तथा उनके पति व विधायक रवि राणा इस समय राजधानी नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। सांसद नवनीत राणा द्वारा दिल्ली पहुंचकर अपने परिचित कानून विशेषज्ञों के साथ मिलकर अपील से संबंधित तैयारी करने और कानूनी राय मशविरा करने का काम किया जा रहा है, ताकि सुप्रीम कोर्ट खुलने पर तुरंत ही हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की जा सके। अब अमरावती शहर में कोविड संक्रमण की रफ्तार काफी हद तक घट गई है। ऐसे में शहर सहित जिले में लॉकडाउन को और अधिक शिथिल करते हुए अनलॉक के तहत काफी छूट दी गई है। ऐसे में लॉकडाउन काल के दौरान शहर में अनेकों स्थान पर लगाए गए बैरिकेड्स व फिक्स पॉइंट ड्यूटी को हटाते हुए नाकाबंदी को लगभग खत्म किया गया है। साथ ही गिनती के कुछ स्थानों पर अब भी नाकाबंदी जारी रखते हुए बिना वजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है। लॉकडाउन काल के दौरान अमरावती शहर में 45 स्थानों पर फिक्स पॉइंट तथा 7 स्थानों पर नाकाबंदी पॉइंट लगाए गए थे। वहीं अब केवल 2 से 3 स्थानों पर नाकाबंदी पॉइंट व 4 से 5 स्थानों पर फिक्स पॉइंट लगाए गए हैं। इन दिनों अनलॉक की प्रक्रिया के तहत छूट मिलने के चलते बड़े पैमाने पर लोग बाग शहर की सड़कों पर निकल रहे हैं। ऐसे में पुलिस द्वारा अब भी बिना मास्क लगाए घूमने वाले और बिना वजह भीड़भाड़ करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही विभिन्न स्थानों पर यातायात शाखा द्वारा वाहन चालकों से उनके दस्तावेज जांचे जा रहे हैं। मतदाता सूची में अब तक छायाचित्र अपडेट नहीं रहने वाले 91,187 मतदाताओं में से अब तक केवल 3,073 मतदाताओं द्वारा ही अपने छायाचित्र जमा कराए गए हैं। साथ ही मतदान केंद्र स्तरीय अधिकारियों द्वारा गृह भेंट दिए जाने के बाद पता चला कि कई मतदाता अब मतदाता सूची में दर्ज पते पर नहीं रहे। ऐसे मतदाताओं की संख्या 88,000 से अधिक है। यदि आगामी 19 जून तक संबंधितों द्वारा अपने छायाचित्र जमा नहीं कराए जाते हैं तो उनके नामों को मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। ऐसी जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधीश शैलेश नवाल तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारी वर्षा पवार द्वारा दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला निर्वाचन प्रशासन द्वारा छायाचित्र सहित मतदाता सूची को अपडेट करने का काम किया जा रहा है, अतः सभी संबंधित मतदाताओं द्वारा प्रशासन के साथ सहयोग किया जाना चाहिए। जिले में कोविड संक्रमण की स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में आती दिखाई दे रही है और रोजाना पाए जाने वाले संक्रमितों की संख्या तेजी से घटने लगी है। मंगलवार को केवल 45 नागरिकों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान जिले में 5 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई, जिनमें बाहरी जिले के 1 मरीज का समावेश रहा। इसके अलावा अन्य 4 मरीजों में से 2 मरीज अमरावती मनपा क्षेत्र तथा 2 मरीज जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से वास्ता रखते थे। जिला स्वास्थ्य प्रशासन की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक जिले में अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 95,195 पर जा पहुंची है। वहीं जिले में कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1,530 पर जा पहुंची है। साथ ही बाहरी जिले के 177 मृतकों को जोड़कर यह आंकड़ा 1,707 पर पहुंच गया है। इसके अलावा मंगलवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 375 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 92,376 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। जिले में इस समय कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,289 है, जिसमें मनपा क्षेत्र के 315 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 974 मरीजों का समावेश है, जिनमें से इस समय 500 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र में 199 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 590 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान 4,273 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से केवल 1.05% लोगों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण बढ़कर 97.04% पर पहुंच गया है। विगत कुछ दिनों से पॉजिटिविटी रेट में लगातार कमी आ रही है और रिकवरी रेट में लगातार इजाफा हो रहा है। इसे एक तरह से अमरावती जिले के लिए काफी राहत वाली स्थिति कहा जा सकता है।
वहीं मंगलवार को समूचे संभाग में केवल 169 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 49, यवतमाल के 13, बुल्ढाना के 35 व वाशिम के 27 मरीजों का समावेश रहा। साथ ही मंगलवार को समूचे संभाग में 694 मरीज कोविड मुक्त होकर अस्पतालों से डिस्चार्ज प्राप्त कर अपने घर लौटे, जिनमें अकोला के 47, यवतमाल के 38, बुल्ढाना के 148 तथा वाशिम के 86 मरीज शामिल हैं। अमरावती संभाग में अब तक कुल 3,52,715 कोविड संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं, जिसमें से 3,44,327 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। हालांकि इस बीमारी से अब तक संभाग में 5,480 मरीजों की मौत हो चुकी है। दरियापुर स्थित एक्विरा स्कूल ऑफ ब्रिलियंट्स की छात्रा स्वामिनी ताकोते ने वैश्विक स्तर पर ली जाने वाली नेल्ट्स ई-कैट ग्रैंड फिनाले परीक्षा में तीसरा स्थान हासिल करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि प्राप्त की है। इस परीक्षा में दुनिया के 13 अलग अलग देशों के विद्यार्थी शामिल होते हैं, जिनमें स्वामिनी ताकोते तृतीय स्थान पर रही। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी भाषा पर आधारित प्रश्नोत्तर स्वरूप में ली जाने वाली इस परीक्षा का स्तर काफी कठिन होता है और इस परीक्षा में ज्यादातर CBSE शालाओं के विद्यार्थी ही भाग लेते हैं। इसके तहत इस परीक्षा में एक्विरा स्कूल ऑफ ब्रिलियंट्स में कक्षा पहली से 8वीं में पढ़ने वाले 100 से अधिक छात्र छात्राएं शामिल हुए थे, जिसमें से 7 विद्यार्थी विशेष प्रावीण्य गुण प्राप्त करते हुए उत्तीर्ण हुए। इसमें स्वामिनी ताकोते ने 96.88% अंक हासिल कर इस परीक्षा में तृतीय स्थान हासिल किया। वहीं शाला के अर्णव कानून को आरू झुंझुनवाला वाष्णे लखड़े ने भी शानदार अंक हासिल करते हुए अपनी शाला का नाम रोशन किया है। जिले के कुल 45 सरकारी व निजी कोविड अस्पतालों तथा कोविड हेल्थ केयर सेंटरों में कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती करने हेतु 2,350 बेड की व्यवस्था उपलब्ध है, जिसमें से इस समय केवल 318 बेड पर ही कोविड संक्रमित मरीजों को भर्ती रखा गया है और 2,032 बेड रिक्त पड़े हैं। विगत कुछ दिनों से कोविड अस्पतालों में भर्ती मरीजों की तुलना में यहाँ पर रिक्त रहने वाली बेड की संख्या लगातार अधिक दिखाई दे रही है। जिले में जारी कोविड प्रतिबंधात्मक टीकाकरण अभियान के तहत गत रोज जिले के 67 टीकाकरण केंद्रों पर 3,135 लोगों ने कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन लगवाई, जिसमें से 2,559 ने पहला तथा 576 नागरिकों ने दूसरा प्रतिबंधात्मक डोज लगवाया। ऐसे में अब वैक्सीन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या अमरावती जिले में 5,39,283 पर जा पहुंची है, जिसमें से 4,03,165 ने पहला व 1,36,618 ने पहले डोज के बाद दूसरा डोज लगवा लिया है। विगत शनिवार व रविवार को कोविशील्ड व कोवैक्सीन की नई खेप प्राप्त हुई, जिसके जरिए सोमवार से समूचे संभाग में टीकाकरण के कार्य ने रफ्तार पकड़ी और सोमवार को संभाग के 5 जिलों में 245 टीकाकरण केंद्रों पर 11,726 लोगों ने कोविड वैक्सीन का टीका लगवाया, जिसमें 8,879 ने पहला व 2,847 ने दूसरा डोज लगवाया है। संभाग के 5 जिलों में अब तक 20,07,235 प्रतिबंधात्मक डोज लगाए जा चुके हैं। इसमें से 15,39,262 लोगों ने पहला तथा 4,67,973 लोगों ने पहले डोज के साथ ही दूसरा डोज लगवा लिया है। मानधन वृद्धि सहित अपनी कई प्रलंबित मांगों को लेकर आशा वर्कर्स व गठ प्रवर्तक संगठन द्वारा आईटक व सीटू के नेतृत्व में मंगलवार 15 जून को राज्यव्यापी हड़ताल की गई, जिसके तहत जिले की सभी आशा वर्कर्स द्वारा स्थानीय जिलाधीश कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करने के साथ ही जिलाधीश शैलेश नवाल को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। सीटू के अध्यक्ष सुभाष पांडे व सचिव वंदना बुरांडे तथा आईटक जिलाध्यक्ष सविता अकोलकर व सचिव प्रफुल्ल देशमुख के नेतृत्व में किए गए इस आंदोलन में शहर सहित जिले के सभी आशा वर्कर्स व गठ प्रवर्तक शामिल हुए थे। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर राज्य में मंगलवार से करीब 70,000 आशा वर्कर्स द्वारा राज्यव्यापी हड़ताल शुरू की गई है, जिसकी वजह से राज्य के ग्रामीण एवं दुर्गम इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं, क्योंकि इन इलाकों के लोगों तक आशा वर्कर्स के जरिए ही स्वास्थ्य सेवाएं व सुविधाएं आसानी के साथ पहुंच पाती हैं। ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने तुरंत ही आशा वर्कर्स संगठन के साथ एक बैठक बुलाई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बादल कुलकर्णी द्वारा जिलाधीश शैलेश नवाल को एक ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि कोविड संक्रमित मरीजों से सरकार द्वारा तय किए गए निर्धारित शुल्क की बजाय अनाप शनाप राशि के अतिरिक्त बिल वसूल करने वाले अमरावती जिले के निजी कोविड अस्पतालों के नाम घोषित किए जाएं। साथ ही किन अस्पतालों द्वारा कितने मरीजों से कितनी अतिरिक्त राशि वसूली गई और संबंधित अस्पतालों से प्रशासन द्वारा अस्पताल निहाय कितनी राशि वसूल की जाएगी और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, इसकी जानकारी भी उजागर की जाए। इसके साथ ही जिला प्रशासन को चेतावनी दी गई है कि यदि 5 दिन के भीतर यह जानकारी नहीं दी गई तो भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से जिला प्रशासन के खिलाफ तीव्र आंदोलन किया जाएगा। आगामी 28 जून से समूचे विदर्भ क्षेत्र में नए शैक्षणिक सत्र का प्रारंभ हो जाएगा। चूंकि विगत शैक्षणिक सत्र में सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा लिए अगली कक्षाओं में प्रमोट करने का निर्णय लिया जा चुका है और अगले शैक्षणिक सत्र का प्रारंभ भी लगभग ऑनलाइन तरीके से ही होना है। ऐसे में सभी विद्यार्थियों द्वारा नए शैक्षणिक सत्र की किताबों की खरीदी शुरू कर दी गई है, ताकि ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होने से पहले अपने स्तर पर कुछ पढ़ाई लिखाई की जा सके। अब तक बिजली की सेवा से वंचित रहने वाले मेलघाट के गांवों में बिजली उपलब्ध कराकर देने के लिए सौर ऊर्जा आधारित बिजली प्रकल्प को प्रशासन की ओर से बढ़ावा दिया जा रहा है। धारनी तहसील के चौपन गांव में एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प की ओर से मेडा के सहयोग से सौर ऊर्जा आधारित पारेषण प्रकल्प साकार किया जा रहा है, जिसे जल्द ही क्रियान्वित किया जाएगा। जिलाधीश शैलेश नवाल ने हाल ही में इस प्रकल्प का जायजा लिया। समूचे गाँव को बिजली उपलब्ध कराकर देने वाला राज्य का यह पहला सौर ऊर्जा प्रकल्प है।
सांसद नवनीत राणा के प्रयासों के बाद भारतीय डाक विभाग में पात्र उम्मीदवारों को फिर से नौकरी मिलने की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से डाक विभाग की ओर से आरंभ की गई है। डाक विभाग द्वारा वर्ष 2015 में पोस्टमैन व एमटीएस पद के लिए खुली स्पर्धा परीक्षा ली गई थी, जिसके नतीजे 2016 में घोषित किए गए थे, लेकिन चुने गए उम्मीदवारों में से केवल गिनती के कुछ उम्मीदवारों को ही नियुक्ति दी गई। वहीं कुछ कारणों के चलते नियुक्त किए गए उम्मीदवारों को भी घर वापस भेज दिया गया। इसके बाद डाक विभाग द्वारा यह संपूर्ण प्रक्रिया बंद कर दी गई थी। ऐसे में पात्र उम्मीदवारों ने न्यायालय में न्याय के लिए दौड़ लगाई और न्यायालय ने भी पात्र उम्मीदवारों के पक्ष में अपना निर्णय दिया। बावजूद इसके डाक विभाग की ओर से उम्मीदवारों को सेवा में नियुक्त करने में टालमटोल की जा रही थी। पश्चात अन्यायग्रस्त उम्मीदवारों ने सांसद नवनीत राणा के समक्ष अपनी शिकायत प्रस्तुत कर न्याय की गुहार लगाई थी और सांसद नवनीत राणा ने केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद को इस बारे में पत्र लिखा था, जिसके बाद केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय की ओर से सकारात्मक प्रतिसाद मिला। राज्य पुलिस महासंचालक के आदेश पर शहर स्थापना में वर्ष 2013 से 11 अर्हता प्राप्त पुलिस कर्मियों को पीएसआई के पद पर पदोन्नति मिलने के बाद शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने नए पुलिस उप निरीक्षकों का प्रमाण पत्र देकर सत्कार किया। साथ ही इन सभी की बेहतर कार्य करने पर सीपी डॉक्टर आरती सिंह द्वारा प्रशंसा भी की गई। ग्राम पंचायत प्रशासन से मांगे गए लिखित जवाब को कचरे की टोकरी दिखाने वाले ग्राम पंचायत प्रशासन के खिलाफ मंगलवार को नीलेश रघुवंशी ने आवाज उठाई और यह युवक पेट्रोल की बोतल लेकर नांदगांवपेट ग्राम पंचायत कार्यालय में घुसा, जहां पर उसने आत्मदाह करने की चेतावनी दी। इससे ग्राम पंचायत कार्यालय में जमकर खलबली मच गई। नांदगांवपेट में एक खुली जगह पर क्रीड़ा मंडल के खिलाड़ी कबड्डी की प्रैक्टिस करते हैं, किंतु ग्राम पंचायत प्रशासन ने वह जगह खाली करने की नोटिस देकर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। ऐसे में खिलाड़ियों और ग्राम पंचायत प्रशासन के बीच विवाद भी निर्मित हुआ था, जिसे लेकर कानूनी लड़ाई भी चल रही है। इसी मसले को लेकर निखिल रघुवंशी नामक युवक ने ग्राम पंचायत कार्यालय में घुसकर आत्मदाह करने की चेतावनी दी। इन दिनों विदर्भ के पर्यटन क्षेत्र चिखलदरा में एक के बाद एक लाशें मिलने से जमकर हड़कंप मचा हुआ है और विगत एक माह के दौरान ऐसी 4 वारदातों ने चिखलदरा पुलिस को झंझोड़ कर रख दिया है। चिखलदरा के विख्यात सतपुड़ा होटल में कार्यरत श्रीकृष्ण ओंकार गवई नामक सफाई कर्मचारी ने बीती रात 12 बजे होटल में स्थित कर्मचारी निवास में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अकोट निवासी श्रीकृष्ण विगत 8 वर्ष से इसी होटल में कार्यरत था, लेकिन लॉकडाउन के चलते होटल बंद रहने से वह अपने शहर चला गया था और पिछले सप्ताह ही अनलॉक के बाद वह यहाँ वापस लौटा, जिसके बाद उसने यहाँ पर आत्महत्या कर ली। चिखलदरा पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। अमरावती शहर के महादेव खोरी परिसर स्थित फार्म हाउस में एक तेंदुआ घुस आया, जिससे परिसर में काफी हड़कंप मच गया। रविंद्र वैद्य नामक व्यक्ति के फार्म हाउस की 6 फुट की कंपाउंड वॉल से छलांग लगाकर यह तेंदुआ अचानक भीतर आ गया और उसने पूरे फार्म हाउस का चक्कर लगाया। यह पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। साथ ही तेंदुए ने फार्म हाउस की निगरानी करने वाले कुत्ते पर भी हमला बोला, जिसके बाद वो यहाँ से भाग निकला। इस घटना की वजह से वैद्य परिवार सहित क्षेत्रवासियों में जमकर घबराहट मची हुई है। तिवसा शहर पुलिस थाने के बेहद पास स्थित एमआरएफ टायर शोरूम में सोमवार की रात अज्ञात चोरों ने सेंधमारी करते हुए करीब 2,24,000 रुपये मूल्य के 14 टायर चुरा लिए। खास बात यह रही कि ये चोर करीब 1 घंटा इस शोरूम में थे और बड़े इत्मीनान के साथ उन्होंने टायरों को चुराकर अपने वाहन में रखा। बावजूद इसके पास ही स्थित पुलिस थाने को इस चोरी की घटना की भनक भी नहीं लगी। शोरूम के संचालक राम बोखाड़े की शिकायत पर तिवसा पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया है और मामले की जाँच शुरू की गई है। एक तेज रफ्तार ट्रक कोटेश्वर मार्ग स्थित महावितरण उपकेंद्र की सुरक्षा दीवार से टकरा गया और पगडंडी मार्ग पर पलट गया। रविवार को हुए इस हादसे में 2 मजदूर घायल हुए हैं, जिसमें से प्रकाश चोरमाले नामक एक मजदूर की मौत हो गई। बडनेरा पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ लापरवाही से ट्रक चलाने का मामला दर्ज किया है। मंगलवार को तलेगांव दशासर थाना क्षेत्र से अवैध तरीके से गौवंश ले जा रहे टाटा वाहन को पकड़कर 4 गौवंश को छुड़ाकर वाहन सहित 3,80,000 रुपए का माल जब्त किया गया। साथ ही पुलिस ने इस मामले में नांदगांव खंडेश्वर के पंजरगांव निवासी वाहन चालक ऋषभ कालेकर व सालोड निवासी सैयद सादिक सैयद अयूब को हिरासत में लिया है। नांदगांवपेट के एमआईडीसी क्षेत्र में स्थित डोमेट्री रेस्ट हाउस में अज्ञात चोरों ने शनिवार और रविवार की मध्य रात्रि में सेंधमारी करते हुए लाखों रुपयों की इलेक्ट्रिकल सामग्री पर हाथ साफ कर दिया, जिसकी शिकायत 14 जून को अनिल द्वारका प्रसाद गुप्ता ने नांदगांवपेट थाना पुलिस में दर्ज कराई गई है। भातकुली थाना क्षेत्र में एक महिला की अश्लील वीडियो क्लिप तैयार करते हुए उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर महिला के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला दर्ज किया गया है। परिसर में रहने वाली पीड़ित महिला का पति शराब के नशे में उसे अक्सर परेशान करता था। इस बात का फायदा उठाकर वाशिम जिले के कारंजा तहसील में आने वाले डोंगर गांव में रहने वाले युवक ने महिला के साथ जान पहचान बढ़ाते हुए उससे शादी करने का आश्वासन दिया और महिला को अपने पति से अलग होने के लिए मजबूर भी किया। इसके बाद तारिक शेख नामक इस आरोपी ने महिला के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करते हुए उसके वीडियो बनाए और वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए उसके साथ हमेशा ही जबरदस्ती जारी रखी, जिसकी शिकायत महिला द्वारा अब भातकुली पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत चिचफैल परिसर में 4 साल की एक बच्ची को करंट लग गया, जिसके बाद यह बच्ची बेहोश हो गई। पश्चात इस बच्ची को इलाज के लिए इरविन अस्पताल में भर्ती कराया गया, किंतु हालत बहुत ज्यादा चिंताजनक रहने के चलते इस बच्ची को शहर के एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया।
जिले के अचलपुर तहसील अंतर्गत आने वाले सावलापुर गांव में 2 माह से घायल अवस्था में घूम रहे एक लावारिस ऊंट को हेल्थ फाउंडेशन द्वारा नया जीवन दान दिया गया है। विगत 2 माह से घायल अवस्था में एक बूढ़ा ऊंट सावलापुर परिसर के खेतों में घूम रहा था। इस बात की जानकारी मिलते ही हेल्थ फाउंडेशन संस्था के सदस्य मौके पर पहुंचे और उसे रेस्क्यू सेंटर पर लाया गया, जहां पर ऊंट का इलाज चल रहा है। शहर के भूतेश्वर चौक में सांड के उत्पात से परिसरवासी काफी परेशानी झेल रहे थे। ऐसे में मनपा के पशुसंवर्धन विभाग की टीम ने उत्पात मचाने वाले 3 सांडों को पकड़कर दस्तूर नगर के गोरक्षण में भेज दिया है। इस समय मानसून का सही वक्त पर आगमन होने से जहां किसानों में आनंद की लहर देखी जा रही है और बुआई संबंधी कामों ने जोर पकड़ लिया है, वहीं मानसून ने अपने शुरुआती दौर में ही कहर बरपाना प्रारंभ किया है। जारी माह में अब तक हुई बारिश के दौरान एक 3 वर्षीय बालिका सहित कुल 13 लोगों की मौत हुई है। साथ ही संभाग में 35 हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई चौपट हो गई है। इसके अलावा सैकड़ों मकान क्षतिग्रस्त होने के साथ साथ 14 बड़े व 5 छोटे दुधारू मवेशियों तथा 9 अन्य मवेशियों की भी मौत हुई है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।